हेलो बच्चों, भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। बच्चों, आज आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स के 10 और पीवाईक्यूज अपलोड करने जा रहा हूं। क्या है बच्चों, आज के पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज बाई द वैल्यू ऑफ। कितने से बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा, दैट दे आर आस्किंग। करना स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो बच्चों तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है ना बच्चों, ये डिफरेंसेस कुछ याद रखने हैं। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अगर फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया है तो ये n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में गया होगा। हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 1 और 2 का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना बच्चों, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सबको याद रहता है। 1 और 3 के बीच का 12.09 होता है या 12.10 होता है कई बार ना। तो ये तो बच्चों डेटा डायरेक्ट याद ही होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो चेंज होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, NH ओवर 2 पाई के बराबर होता है। तो बच्चों चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो आ जाएगा, डेल्टा एल जो आ जाएगा, फाइनल एन माइनस का इनिशियल एन जो कि 2 है, माइनस का 1 H डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी H की वैल्यू बच्चों 6.6 इंटू 10 माइनस का 34 होती है। ठीक है, और 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.1 या चलो 3.2 से भी मान लो तो वो 6.4 के करीब हो जाएगी। दिस विल बी द आंसर बच्चों। ठीक है, मतलब पहले आ ही गया था, मतलब ना वो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को ना। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है यहां पे बच्चों हमें दे रखा है कि ये बच्चों दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी इज गिवन बाई H इंटू एफ इज इक्वल टू E1 माइनस का E2। तो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। उस केस में तो एब्जॉर्ब करता है ना भाई, एमिट थोड़ी करेगा भाई। जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एमिट थोड़ी करेगा। तो मुझे तो स्टेटमेंट 1 गलत लग रहा है। ठीक है बिल्कुल, जब द जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी E2 टू द लोअर एनर्जी E1 इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। हाँ, अगर बच्चों हायर एनर्जी से नीचे आ रहा होता है ना, तो एनर्जी ऑफ द एसोसिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो होती है बच्चों H इंटू न्यू, ये फोटोन की एनर्जी होती है, ये हायर एनर्जी माइनस का लोअर एनर्जी के बराबर होती है। न्यू की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, E2 माइनस का E1 डिवाइडेड बाई H के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सही है बच्चों, पहला वाला गलत है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो मेरा जो आंसर आ रहा है बच्चों, मैं इधर देख पा रहा हूँ, देखो मेरा तो बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है बच्चों, हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, और जब लोअर से हायर में जा रहा होता है बच्चों तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसमें तो इन्होंने बेसिक फंडे को ही गड़बड़ कर रखा था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड a photon are lambda e and lambda p respectively for the same kinetic energy of the electron and the photon, which of the following present the correct relation between the de Broglie wavelength of the two। तो यहाँ पे बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की दोनों की दे रखी है, उनके बीच में रिलेशन पूछा है और उनकी एनर्जी सेम बोली है इन्होंने ना। फोटोन के केस में बस काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन इन्होंने बोला है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, लैम्डा ई H अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन तो मैटर वेव होगा बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का। फोटोन के लिए बच्चों जो E होगा ना, मैंने K को E से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो K लिखा है ना बच्चों, K की जगह पे अपन E ले लेते हैं, E लिख देता हूँ बच्चों ना मैं यहाँ पे E। ठीक है, दोनों की एनर्जी को E लिख दे रहा हूँ, सेम है ना दोनों की। तो ये बच्चों यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगता है SC डिवाइड बाई लैम्डा का। तो फोटोन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का बच्चों स्क्वायर कर देना, तो लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू ई। ई की वैल्यू बच्चों ये ले जाकर पुट कर देना SC डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ P। यहां से बच्चों हमारे पास आ जाएगा H डिवाइडेड बाई 2m इंटू सी लैम्डा P के बराबर। तो लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा P आ जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो ए वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर इसमें गलत दे रखा है बच्चों ने, यहाँ पे बी नहीं होगा, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे करके बच्चों सॉल्व हो जाएगा। फोटोन था और एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों की एनर्जी सेम दे रखी थी और लैम्डा के बीच में रिलेशन पूछा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, लेट K1 एंड K2 बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन द टू मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली आर इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस। λ1 बच्चों 3 λ2 के बराबर दे रखा है। चलो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को दो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं अपन जो है। पहले बच्चों K1 जो आएगा ना वो Hc डिवाइडेड बाई λ1 माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर आ जाएगा, और जो K2 आएगा ना बच्चों Hc डिवाइडेड बाई λ2 को एक काम करना, λ1 डिवाइडेड बाई 3 रख देना, तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस का वर्क फंक्शन। इसमें एक जुगाड़ करना बच्चों, माइनस का 2 फाई नॉट अपनी तरफ से ऐड कर लेना, प्लस का 2 फाई नॉट अपनी तरफ से ऐड कर लेना। तो नेट आपने कुछ ऐड किया नहीं, ये जो 3 फाई नॉट बनेगा ना इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे और ये बनेगा Hc डिवाइडेड बाई λ1 माइनस का फाई नॉट प्लस का 2 फाई नॉट, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना। तो जो K2 आएगा ना बच्चों वो 3K1 प्लस का 2 फाई नॉट के बराबर आ जाएगा। मतलब K2 जो होगा वो बड़ा होगा 3K1 से, क्योंकि K1 में कुछ ऐड करने के बाद वो K2 के बराबर हो रहा है। तो K2 बच्चों बड़ा आ जाएगा 3K1 से, K2 बड़ा आ जाएगा 3K1 से। बी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे करके इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज द रीजन आर। असर्शन ये दे रहे हैं कि द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। थोड़ा सा इन्हें क्लियर करना चाहिए था, एनर्जी ऑफ फोटोन बोला जाता है, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी का क्या मतलब है, वो तो मतलब टोटल एनर्जी आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि एनटीए वालों ने बनाया हुआ क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ी सी इस तरीके की चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से बड़ी या बराबर होती है, ठीक है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है अगर मैं इसको फोटोन की एनर्जी मान के चलूं तो, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, ठीक है, अजी वाला ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा। दूसरा वाला ये कह रहा है बच्चों कि अगर फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो होती है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उनकी एनर्जी होती है ईपी माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर, ये 0 के बराबर आ जाएगी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, लेकिन क्या है इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन तो बच्चों माना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बात कह रहा है। अगर आपको ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलना था तो आपको बोलना चाहिए था कि जो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब कुछ उससे रिलेटेड बोलना चाहिए था। ये तो एक अलग चीज के बारे में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करना चालू कर दिए। तो मुझे लगता है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा। तो दोनों करेक्ट हैं लेकिन दे आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाना चाहिए, मतलब ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला टाइप का क्वेश्चन बच्चों मुझे कवर करना था। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरीके से दे रखा है। ये बच्चों बाइक्रोमेटिक रेडिएशन है जिसमें दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आ रहे हैं, एक की फ्रीक्वेंसी ये, एक ही है, मतलब ओमेगा, दोनों के ओमेगा अलग अलग हैं। एच की वैल्यू आपको दे रखी है। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग द वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। अब बच्चों यहाँ पे दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा है, उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन कौन सा है, ये वाला। इसके फोटॉन्स की एनर्जी इस वाले रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगी। फोटोन की जो एनर्जी होगी ना बच्चों वो h इंटू न्यू होती है, न्यू को लिख देते हैं ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पे 4.14 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ओमेगा बच्चों यहाँ पे 9 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इतनी हो जाएगी बच्चों फोटोन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी, ये मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन है। इसकी तो एनर्जी कम होगी, 6 इंटू 10⁻15 है, 9 इंटू 10⁻15 वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो बच्चों हमें, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, के मैक्स जो होता है वो फोटोन की एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे
इसकी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इनकी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की, वो इन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। तो आप तो बच्चों सबसे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ढूंढना है आपको, तो आप ज्यादा एनर्जी के फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। तो हमें इस वाले के करस्पॉन्डिंग आंसर करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर इसका सॉल्यूशन देखूं मैं, इसको करूं, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 2.07 के करीब है ना, 9 है, तो बच्चों इसको करीब करीब 3 बार काट देता हूँ, थोड़ा सा 3 से कम ही आएगा, ये थोड़ा सा 3 से कम आएगा, मैंने इसको ज्यादा मान लिया तो इस 0.07 को उड़ा देना, तो करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब बन जाएगा, माइनस का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ कुछ 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नजदीक जो ऑप्शन होगा ना बच्चों, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 3.42 आ रहा होगा, देखो एक बार, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम बोलोगे सर 3.5 के नजदीक तो ये वाला भी है, पर मैंने यहाँ पे ना इसको 3.14 को 3 मान के कट किया है, तो ये इससे छोटा आएगा, और छोटा आएगा, मतलब ना 6 से छोटा आएगा, तो छोटा वाला 3.5 से जस्ट थोड़ा सा छोटा वाला, तो 3.5 से जस्ट थोड़ा सा छोटा वाला बच्चों यही ऑप्शन लग रहा है नजदीक, ठीक है, ऐसे कर लूंगा मैं इसको सॉल्व। द रेडियस ऑफ द थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द बोर एटम इज आर, द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी, तो मतलब ये रेडियस का एन पे डिपेंडेंस पूछ रहे हैं। मैंने बच्चों पहले भी एक फॉर्मूला बताया कि रेडियस का जेड और एन पे डिपेंडेंस अगर आप भूल जाओ तो याद रखो, एनर्जी जो होती है वो बच्चों जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। आप बोलोगे यस सर, पोटेंशियल एनर्जी होती है के जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये बच्चों जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां से आर आ जाता है बच्चों एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आर 4 डिवाइडेड बाई आर 3 जो होगा बच्चों वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 16 डिवाइडेड बाई 9। तो R3 बच्चों इन्होंने R के बराबर दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास R4 की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 9 R के बराबर बच्चों, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, an object is placed in a medium of the refractive index 3, ठीक है, an electromagnetic wave of the intensity this falls normally on the object, if it absorb completely the radiation pressure on the object would be, तो बच्चों ये इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों प्लेस कर रखा था इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 था, इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और मॉडर्न फिजिक्स का दोनों का कॉन्सेप्ट लगा दिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास, ये तो इंटेंसिटी में दे ही रखी है इन्होंने, ठीक है, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे उस मीडियम से आए, लेकिन हमें तो ये पता है ना इसका जो रेडिएशन प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली I डिवाइडेड बाई सी 2R प्लस का ए के बराबर होता है ना। कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया तो ए की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर हो जाएगी, आर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों दिया है इन्होंने ना, ज्यादा मुझे उसकी इंपॉर्टेंस लग नहीं रही, तो पी आ जाएगा, अच्छा समझ गया। तो I डिवाइडेड बाई सी जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे जो C लिखा हुआ है, C की जगह पे बच्चों अगर कोई और मीडियम होगा ना तो उस मीडियम की स्पीड आएगी बच्चों ना, I डिवाइडेड बाई V इन दैट मीडियम, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए दिया है, अब समझ में आया। तो V ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई V ऑफ मीडियम, C डिवाइडेड बाई V ऑफ मीडियम जो होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है 3 के बराबर, तो V ऑफ मीडियम जो आ जाएगा ना 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। I जो दे रखा है 6 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁸ इंटू ए की वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है, तो बच्चों यहाँ पे 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आंसर आ रहा होगा। लो जी, डी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नहीं, बस इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा खेल कर दिया जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं ना I अपॉन सी वाला, सी मतलब दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, बस इतना करना था, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों, यहाँ पे द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ द फोटोन। डी ब्रोगली वेवलेंथ बच्चों इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की हमें सेम दे रखी है, ठीक है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है बच्चों वो c/4 के बराबर दे रखी है, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया।
then the ratio of the kinetic energy of the electron to kinetic energy of the photon will be kinetic energy of the electron divided by kinetic energy of the photon, मतलब EP ke डिवाइड बाई EP की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आया था, हमने ke और EP का रिलेशन ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। खैर मैं उससे नहीं जाता, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लैम्डा जो होगा ना बच्चों इलेक्ट्रॉन का h अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू के बराबर होगा, यू से यस, ठीक है। और लैम्डा ऑफ फोटोन जो होगा बच्चों वो एस डिवाइडेड बाई ई के बराबर होगा, ई इक्वल टू एस बाई लैम्डा होता है ना फोटोन के लिए। दोनों लैम्डा बराबर है ना, दोनों लैम्डा बराबर दे रखे हैं, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे और दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू के बराबर, ठीक है। अब 2m इंटू के को एक तरफ ले जाना, 2m इंटू के डिवाइड बाई ई स्क्वायर जो आएगा ना वो इधर आ जाएगा, और ये बच्चों 1/c स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, ठीक है। 1/c स्क्वायर के बराबर बन गया। एक काम करना बच्चों, यहाँ पे v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ भी v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना, एक हाफ से डिवाइड कर देना, यहाँ भी एक हाफ से डिवाइड कर देना, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बनेगा हमारे पास जो ये वाला 2, एक काम करना यहाँ से ले जाके यहाँ रख देना, तो ये 4 बन जाएगा, वो 2 हटा दिया मैंने, तो ये हाफ mv स्क्वायर जो है ना बच्चों काइनेटिक एनर्जी का बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4c स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों दोनों का रूट ले लेना, k डिवाइड बाई ई जो आ जाएगा बच्चों वो v डिवाइडेड बाई 2c के बराबर आ जाएगा। v की वैल्यू बच्चों हमें ऑलरेडी c/4 के बराबर दे रखी है, तो k डिवाइड बाई ई जो आएगा ना बच्चों वो 1/8 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो 1/8 कहाँ दे रखा है बच्चों, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, और यही बच्चों हमारा आंसर होगा आज के इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चों। 2 सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट विद अ पावर ऑफ 200 वॉट, मतलब 2 सोर्स ऑफ लाइट है जिनकी पावर जो है बच्चों 200 वॉट है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय ईच सोर्स हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली विल बी, ठीक है। बच्चों नंबर ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला होता है ना पर सेकंड जो एमिट हो रहे होंगे वो होता है बच्चों पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, मतलब पावर डिवाइडेड बाई एससी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटोन पहले वाले से जो पर सेकंड निकल रहे होंगे, नंबर ऑफ फोटोन जो दूसरे वाले से पर सेकंड निकल रहे होंगे, पावर दोनों की सेम है, तो वो λ1 डिवाइड बाई λ2 के बराबर आ जाएगा, और ये बच्चों 3/5 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3/5 के बराबर आंसर आ रहा होगा बच्चों, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे लगे बच्चों 10 और आपको मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस करा दिए मैंने, जेईई मेन पीवाईक्यूज, अच्छा रिवीजन आप लोगों का हो रहा होगा इसके थ्रू। करते रहिए बच्चों, साथ में आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे। और भी कुछ बच्चों आप लोगों ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में। अभी तो मैं पीवाईक्यू सीरीज मेरे लिए काफी बड़ा एक जिम्मेदारी है जो मैंने ले रखी है, और उसको मैं पूरा कर रहा हूँ बच्चों। लेकिन जो जेईई मेन के जस्ट बाद जो मैंने क्रैश कोर्सेज प्लान किए वो बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक उनको एक बार चेक नहीं किया तो हमारी ऐप पे जाके देख लीजिए, या वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। ये सारी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में ऑन मॉडर्न फिजिक्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।